चाउफान ने गली में आकर खुली फिजा में चंद गहरे गहरे सांस लिए, फिर धीमी आवाज में बोला, वो मुझे निकम्मा समझता है, फिर भी ज्यादातर काम मुझ ही से लेता है। वो तुम्हें दबाव में रखने के लिए ऐसी बातें करता है। मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा, तुम देख लेना कि डॉन के दिन फिर गए तो तुम बैंकॉक में राज करोगे। वो तुम्हें बहुत अजीज रखता है। तुम खुद बताओ कि मैं गोताखोर कहां से पैदा करूं? मैं तो तैरना भी नहीं जानता। वो सख्त ज़हनी उलझन का शिकार नजर आ रहा था। उसने बात जारी रखी, घर और सेलर्स बार तक महदूद रहने के बावजूद उसे हर बात का इल्म है। वो जानता है कि लोग छोटा राजन से डरने लगे हैं। वो अपने सामने आने वालों को बहुत बेदर्दी से मरवा देता है। नोटों के लालच में कोई अपनी गर्दन कटवाने पर आमादा नहीं होता। हम बातें करते हुए चाउफान की गाड़ी तक पहुंच गए। इस दौरान में मुझे अंदाजा हुआ कि वो सांस रोक कर पानी में गोताखोरी करने वालों के बारे में सोच रहा था। मैंने उसे समझाया कि ऐसे लोग चंद मिनट से ज्यादा ज़ेरे आब नहीं रह सकते। सांस लेने के लिए उन्हें हर हाल में ऊपर आना होता है। लॉन्च में बम लगाने का काम इनके बस का नहीं था। हमें ऐसे आदमी दरकार थे जो गोताखोरी के मुकम्मल लिबास और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ देर तक पानी में रह सके। इसके नजदीक ऐसे पेशावर लोगों का किसी मुजरिमाना काम के लिए तैयार होना और भी मुश्किल था। वो भारी मुआवजे लेकर काम करते और खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। कोई बड़े से बड़ा माली लालच भी इन्हें कानून शिकनी पर नहीं उकसा सकता था। लॉन्च के पैंदे में बम लगाना भी आसान काम नहीं था। सपाट और ढलवान फौलादी दीवारें जो नीचे जाकर एक दूसरे से मिल रही हों, एक मसला बन सकती थी। इन पर बम बांधना तकरीबन नामुमकिन था। काफी देर तक तबादला ख्याल के बाद मुझे इंजीनियरिंग के शोबे में इस्तेमाल होने वाले वो मकनातीस याद आ गए जो स्विच घुमाने से ऑन और ऑफ हो जाते हैं। ऐसे चंद मकनातीस बांधकर बमों को लॉन्च की दीवारों के करीब छोड़ दिया जाता और मकनातीस ऑन होते तो वो बम अज खुद लोहे की तरफ खिंचकर चिपक जाते। चाउफान के लिए वो अनोखी बात थी। मैंने उसे बताया कि वो किसी भी दुकान पर डायल इंडिकेटर का ब्लॉक देखेगा तो बात उसकी समझ में आ जाएगी। रास्ते भर मैं उसे यही बातें बताता रहा। उसने डॉन के सामने हर बात पर सर हिला दिया था। वहां से निकलने के बाद उसे वो मंसूबा बुरी तरह नाकाम होता नजर आ रहा था, क्योंकि जरूरी सामान और अफरादी कुव्वत की फराहमी उसके लिए दुश्वार थी। इस चक्कर में चाउफान की सारी शोखी और चर्ब जुबानी रुखसत हो गई। अपनी ब्रीफिंग खत्म करने के बाद मैंने उसे कहा, मंसूबे पर अमल दरामद अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुमसे यही कह रहा था। मैं निकम्मा हूं तो वो मुझे इतनी भारी जिम्मेदारियां क्यों सौंपता है? अब मुझे 9 मन तेल मुहैया करना है ताकि राधा ना आ सके। ओह, तुम इस उर्दू मुहावरे से वाकिफ हो? मैंने हैरत से पूछा। मास्टर, इस वक्त ये मुहावरा नहीं हकीकत है। अगर ये कोई उर्दू मुहावरा है तो मेरे एक हिंदी दोस्त ने मुझे इसका अंग्रेजी तर्जमा सुनाया था। वो मेरे जहन में महफूज है। बंदोबस्त में देर हुई तो डॉन हम दोनों को समंदर में धकेल देगा। अब इसके लिए सब्र करना मुश्किल नजर आ रहा है। मैंने हंस कर कहा, मास्टर, ये मेरे लिए अफसोस की बात है। मेरी जान पर मरी हुई है और तुम हंस रहे हो। रोना बदशगुनी है, इसलिए हंसना भी बेहतर है। मैं तैर कर अपनी जान बचा लूंगा। तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता। डॉन का दिमाग सनक गया तो तुम व्हाइट हाग से पहले डूब जाओगे। मैं कोशिश करता हूँ, उसने मुर्दा सी आवाज में कहा। बुद्धा मेरी मदद करे। मेरी समझ में नहीं आता कि तुमको ऐसी मुश्किल तजवीज पेश करने की क्या जरूरत थी। मैं सब भूल भाल गया था। ये तुम्हारी रिपोर्ट का करिश्मा है जो डॉन के दिमाग में बैठ गई। उसने खुद लॉन्च को डुबोने की बात छेड़ी थी। मेरी मत मारी गई होगी। वो वाकई बहुत ज्यादा परेशान था। सोचना हर एक का हक है। मैंने तुम्हारी फर्ज शनासी उजागर करने के लिए कह दिया था कि तुम छोटा राजन और उसकी लॉन्च के बारे में क्या क्या सोच रहे हो। मुझे पता होता कि डॉन इन बातों को पकड़ कर बैठ जाएगा तो मैं भूल कर भी अपनी जुबान न खोलता। डॉन तुम्हारे इस पछतावे से खुश नहीं होगा। मास्टर, ये क्या कह रहे हो? वो बुखला कर बोला। मैं अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ। ये बातें डॉन के कान में ना फूंक देना। वो इतना घबरा गया कि लम्हा भर के लिए स्टीयरिंग पर उसके हाथ बह गए। मैंने जल्दी से कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम ड्राइविंग पर ध्यान दो, कहीं गाड़ी ना मार देना। मास्टर, अब हम एक दूसरे के लिए नए नहीं रहे हैं। मैं तुम्हारा मिजाज समझ गया हूँ। तुम भी मेरी तबीयत से वाकिफ हो गए होगे। ईमानदारी से बताओ कि क्या मैं कभी डॉन से गद्दारी कर सकता हूँ? मिस्टर चाउफान, तुम्हें इतनी संजीदगी से सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। मैं कह चुका हूं कि मैं मजाक कर रहा था। इस वक्त तुम डॉन की सौंपी हुई जिम्मेदारियों से जिद चाहे हुए हो। जल भुनकर उसे गालियां भी देते तो मैं इन्हें अहमियत ना देता। कैसी बातें कर रहे हो मास्टर? मैं ख्वाब में भी डॉन को गालियां देने का तसव्वुर नहीं कर सकता। यह बात पुरानी हो गई। मैं शर्त लगाता हूं कि अब सोओगे तो ख्वाब में वही नजर आता रहेगा। मैंने इस्तज़ाई लहजे में कहा, यह बताओ कि तुम्हारे पासपोर्ट डॉन की मसहरी पर क्यों पड़े हुए थे? ये सब्ज किताबें मैं अक्सर पाकिस्तानियों के पास देखता रहा हूँ। उसने यकायक मौजू बदल दिया। वो बेशतर वक्त जुआ खेलने में मुनहमिक रहा था। इसे कतई इल्म नहीं था कि इस दौरान में मेरे और डॉन के दरमियान क्या कुछ होता रहा था।
जब मैंने उसे बताया कि डॉन ने मेरे पासपोर्ट लुटा दिए थे, मैंने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया, तो वह हैरत से अपनी नशिस्त पर तकरीबन उछल पड़ा। इनकार कर दिया? उसने बेयकीनी से मेरी बात दोहराई, फिर कहा, तुम तो इनकी वापसी के लिए बेचैन थे। शायद हम दोनों एक दूसरे को आजमा रहे थे। मैंने उसे टालने के लिए कहा। डॉन ने जिस तरह हमारे पासपोर्ट अपने कब्जे में लिए, इससे मुझे तौहीन का एहसास हुआ था, वरना मैं इनका क्या करूंगा? मुझे राजन का शिकार खेलने के लिए हर हाल में यहाँ रुकना है। मास्टर, वही गहरा सांस लेकर बोला, डॉन के बाद तुम मुझे दूसरे आदमी टकराए हो जिसे समझना बहुत मुश्किल है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शहर की सड़कों पर इस वक्त रात की वीरानी का मुकम्मल राज था। कुशादा और रोशन सड़कों पर दूर दूर तक हमारी गाड़ी के सिवा किसी मशीनी सवारी का नामो निशान तक नहीं था। चौफान अपने ज़हनी दबाव की वजह से खासा बुझा सा था। वो मामूल की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाता रहा। मैंने होटल के करीब उसकी गाड़ी छोड़ी तो 4 बजने वाले थे। होटल की लॉबी सूनी पड़ी हुई थी। शब्बेदारी की वजह से अमला थका हुआ नजर आ रहा था। लॉबी में सोफों पर बैठे हुए लोग अपने पसंद के मशरूबात पीते हुए मुज़ाकरात में मसरूफ थे। इनमें मर्दों के साथ खवातीन भी थी। इनके अंदाज बता रहे थे कि खानादारी से इनका दूर का भी ताल्लुक नहीं था। वो तेजी से गुजरती हुई रात के बकिया लम्हों का मोल तोल था। कमरे में गजाला बहुत बेचैनी से मेरी मुंतजिर थी। लिबास तब्दील करने के दौरान मैंने उसे अपनी और डॉन की मुलाकात का खुलासा सुना दिया। तो क्या आप व्हाइट हाक को गर्क करने के बारे में संजीदा हैं? इन जख्मों की कसक दूर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने अपने चेहरे के जख्मों पर उंगलियां फेरते हुए कहा, अब राजन से मेरी लड़ाई चल पड़ी है। जख्म कहाँ, ये तो एक दुनील है। आप इसके आदमियों से दिल खोलकर इनका बदला ले चुके हैं। मैं ये बदला राजन से भी लूंगा। इसके 4 आदमियों को इनका हिस्सा मिल गया। कुछ न कुछ राजन को भी मिलना चाहिए, मैंने तलखी से कहा। मैंने बिस्तर पर दराज होकर रोशनी गुल की। तब भी गजाला के सवालात का सिलसिला जारी था। उसे फिक्र थी कि लॉन्च को अचानक गर्क कर दिया गया तो इस पर मौजूद अमले का क्या बनेगा। वो सवाल खासा मुश्किल था। मैंने उसे समझाना शुरू किया तो एक मरतबा फिर बात से बात निकलती चलेगी। सोने का वक्त गुजर चुका था। इस वक्त तक जो कुछ मेरे जहन में आ सका था मैंने गजाला को सुनाना शुरू कर दिया। अंधेरे कमरे की खुनकी में बिस्तर की नरमी न जाने कब मेरे हवास पर गालिब आ गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुझ पर गनूदगी की लहर सवार होते ही फोन की घंटी बज उठी हो। बेख्तियार मेरी नजरें वाल क्लाक के चमकते हुए डायल की तरफ गईं और मैं हैरान रह गया। वहां सुइयां 6 बजा रही थी। वो गनूदगी की मुख्तसर सी लहर नहीं थी। मैं कम अज कम 1 घंटे की नींद ले चुका था। सुबह के 6 बजे मुझे कौन फोन कर सकता था? वो सवाल बहुत तेजी से मेरे जहन में उभरा, जिसके जवाब में सिर्फ चाउफान का नाम याद आ सका। उस रात मैंने उसे जरूरत से ज्यादा मुंह लगा दिया था। शायद वो लाड में आकर अपने किसी मसले पर मुझसे बात करना चाह रहा था। फोन की दूसरी घंटी बजने से पहले मैंने मोबाइल फोन ऑन करके अपने कान से लगा लिया। अली, अभी मेरी डोर बेल बजी है। मेरे कान में असद की दबी दबी पुरजोश आवाज गूंजी। मैंने खिड़की के पर्दे के पीछे से झांक कर देखा है। बाहर राजन का वही आदमी मौजूद है जो पहले इसका पैगाम लाया था। पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने सोचा कि इसे मिलने से पहले तुम्हें बता दूं। मैं सन्नाटे में आ गया। मेरे ख्वाबीदा असाब के लिए वो पैगाम बहुत खौफनाक था। राजन मेरी तवक्का से ज्यादा कीना परवर साबित हो रहा था। मुझे तवक्का नहीं थी कि अपने 4 आदमियों के पिटने के बाद वो इतनी तेजी से कोई जवाबी कदम उठा सकेगा। हो सकता है कि उसके साथ और भी आदमी आए हों और बाहर छुपे हुए हों। मैंने जवाब देते हुए अपने बदन में सनसनी की एक लहर तोड़ती हुई महसूस की। तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं। वो मायूस होकर लौट जाएगा। नहीं अली, मुझे बाहर जाना होगा। वो लोग किसी बुरी नीयत से आए हैं तो अपनी तसल्ली करने के लिए जबरदस्ती मेरे घर में घुस आएंगे। लो, घंटी फिर बजी है। मैं जा रहा हूँ। मुझे अपने फोन पर डोर बेल की तेज आवाज बहुत साफ सुनाई दी थी। असद ने अपनी बात पूरी करके फोन बंद कर दिया। मैंने बेचैन होकर बिस्तर छोड़ दिया। वो बेचैनी की एक लहर थी जिसके तहत मैंने इस्तरारी तौर पर अपना बिस्तर छोड़ दिया था। असद इतनी उजलत में था कि उसने मुझे सिर्फ अपनी बात सुनाई थी। एक मशवरा देने के सिवा मुझे उससे कुछ पूछने की मोहलत नहीं मिली थी। राजन का आदमी उसके दरवाजे पर खड़ा घंटियां बजा रहा था। ऐसी सूरत में असद को फोन करना मुनासिब नहीं था। इसके लहजे से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो धुन का पक्का है। घर में छुप कर बैठने के बजाय हर हाल में अपने खतरनाक मुलाकाती से जरूर मिलेगा। ऐसे में फोन की घंटी उसके लिए मोहलक साबित हो सकती थी। लम्हा भर के लिए उसकी तवज्जो घंटी की तरफ मबजूल होती और उसके हरीफ को इस पर कोई दाव लगाने का मौका मिल जाता। गालिब इम्कान ये था कि वो मेरी कॉल का जवाब ही न देता। मुकाबले की फिजा में वो अपने हरीफ से टाइम आउट लेकर फोन नहीं सुन सकता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं असद के लिए क्या करूं। वो ज़हीन, मुखलिस और बेखौफ आदमी था। ज़ाब्तों और तरीकों में बंधा हुआ होने के बावजूद उसने बैंकॉक में मेरे काबिल कदर मदद की थी। उसके मुश्किल वक्त में उसकी मदद के लिए पहुंचना मेरी जिम्मेदारी थी।
मैंने उसका घर जरूर देखा हुआ था, लेकिन मेरे लिए आज खुद वहां पहुंचना नामुमकिन था। मुझे गलियों और सड़कों के नाम मालूम थे, न मोहल्ले का इल्म था। कोई मुझे उस इलाके में ले जाकर खड़ा कर देता तो मैं एक नज़र में असद का घर पहचान लेता। मैं मुस्तरबाना अंदाज में कालीन पर टहलता रहा। इसी दौरान में मैंने बेख्याली में सिगरेट सुलगा ली। असाबी दबाव के सबब मैं ये हकीकत फरामोश कर बैठा कि इस वक्त मैं कमरे में अकेला नहीं था। बिस्तर पर गजाला गहरी नींद सोई हुई थी। अंधेरे कमरे में लाइटर का शोला भड़का तो उसकी चमक से गजाला हड़बड़ा कर बेतार हो गई। लाइटर जलकर बुझ गया। अंधेरे में एक इंसानी हेवले के मोहूम से गदोखाल देखकर गजाला डरकी। कौन है? उसके हिक से फंसी फंसी और खौफजदा आवाज बरामद हुई। डरो नहीं, मैं कमरे में टहल रहा हूं। मैंने उसे दिलासा दिया। मेरी आवाज सुनते ही गजाला ने बेड स्विच दबाकर कमरा रोशन कर दिया। आप इस वक्त टहल रहे हैं? वक्त देखा है आपने? उसने परेशान होकर कहा। मैं अभी गहरी नींद से उठा हूं। असद का फोन था। इस वक्त राजन का एक आदमी उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। ओह खुदा! गजाला ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। ये कोई अच्छी खबर नहीं है। वो क्या चाहता है? कुछ मालूम नहीं, मैंने ज़हनी इंतजार के आलम में जवाब दिया। उसने अपने दरवाजे पर जाने से पहले मुझे फ़ोन करके खबर दी है ताकि उसके साथ कोई ऊंच नीच होने की सूरत में हमें यह मालूम रहे कि उसका आखिरी मुलाकाती कौन था। फिर क्या सोच रहे हैं? वो फुर्ती से बिस्तर से उतर आई। असल सूरत हाल का अंदाजा होती उसका नींद का खुमार रुखसत हो गया। वो कह रही थी, असद का घर आपका देखा हुआ है, हमें बिला ताखीर वहां पहुंचना चाहिए। पता नहीं वो बेचारा किस मुश्किल से दो चार है। उसने कोई नई बात नहीं कही। मेरी दिली ख्वाहिश भी वही थी, लेकिन उसे अमली जामा पहनाना किसी सूरत में मुमकिन नहीं था। मैंने गजाला को अपनी मजबूरी से आगाह किया तो उसकी पेशानी पर फिक्रमंदी की लकीरें ऊपर आई। यह तो बहुत ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल है, वो परतुशवीश लहजा में बोली। हमें मालूम हो चुका है कि वो किस परेशानी से दो चार है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं खामोश रहा। मेरे पास इस मौका पर कहने के लिए कुछ भी नहीं था। चंद घंटों बाद वो अपने दफ्तर का रुख करता तो वहां उसे फैक्स मशीन पर अपने तबादले का हुक्मनामा मिल जाता। फिर शायद कोई उसे फोन पर यह भी बता देता कि उसके लिए अपने जानशी का इंतजार करना जरूरी नहीं, वो जब चाहे अपनी सहूलत के मुताबिक पाकिस्तान रवाना हो सकता है। असद इस बात से कतई बेखबर था। दूसरी तरफ राजन ने भी नहायत उजलत और बेसब्री का मुजाहरा किया था। अगर वो अपने आदमी को असद के घर भेजने में चंद घंटे की ताखीर करता तो असद के सारे मसाइल अज खुद हल हो जाते। वो अपने हरीफों में से किसी का सामना करने से पहले बैंकॉक से निकल जाता। इंसान लाख तदबीरें कर ले, होता वही है जो कातबे तकदीर ने उसके मकसूम में लिख दिया हो। असद अपने मुकद्दर की इस बेरहमी का शिकार हुआ था। मैंने गजाला से ज्यादा खुलकर बात नहीं की, लेकिन मैं दिल ही दिल में नहायत फिक्रमंदी के साथ दुआएं मांग रहा था कि असद इस मरहले से गुजर कर कम अज कम इस हाल में जरूर रहे कि फौरी तौर पर सफर कर सके। मुतवक्का मारधाड़ के नतीजे में अगर वो ज्यादा टूट फूट का शिकार हो जाता तो इसकी रवानगी इल्तवा का शिकार हो सकती थी। जहन पर कोई दबाव ना हो तो वक्त यूं चुपके से गुजर जाता है कि घंटों और पहरों का भी पता नहीं चलता। इंतजार किया जा रहा हो तो एक एक पल यूं रींग रींग कर गुजरता है कि आसाब चटकने लगते हैं। 10 मिनट बाद मेरे मोबाइल फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और मेरे दिल की धड़कनें यक लख्त तेज हो गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे घंटों बाद मेरे मोबाइल में जान पड़ गई हो। मैंने नहायत उजलत के आलम में कॉल वसूल की। दूसरी तरफ से असद की आवाज़ सुनती मुझे यूं महसूस हुआ जैसे बिखरते हुए आसाब में यकायक जान पड़ गई हो। इस वक्त अहम तरीन बात यह थी कि असद की आवाज़ में खौफ या घबराहट का कोई उनसर नुमाया नहीं था। उसने नहायत पुरस्कून और आसूदा आवाज़ में हेलो कहा था। कहो, मैं सुन रहा हूँ। उसकी जुबान से वो लफ्ज़ अदा होते ही मैंने बेतबाना अंदाज में उसे रुकमा दिया। वो कहाँ है, क्यों आया था? राजन की तरफ से दोस्ती का पैगाम लाया था। मैंने बहुत रुखाई से उसे अपने दरवाजे से ही रुखसत कर दिया। असद की आवाज़ से बेपरवाही मुतरश्य थी। इसके बारे में मेरे सारे अंदेशे बेबुनियाद साबित हुए। वो सरापा इंकसार बना हुआ था। कह रहा था कि राजन आज रात मुझसे दोबारा मिलने का ख्वाहिशमंद है। तुमको उसके मुंह पर थूक देना चाहिए था। वो गुस्सा न करो, सब्र से काम लो। उसने मेरे इश्तियाल का अंदाजा करके मेरी बात काटते हुए कहा। मैंने उसे बता दिया कि मैं राजन की घटिया हरकतों से बेखबर नहीं हूँ। शायद वो मुझे बहाने से दोबारा बुलाकर पिछली रात का हिसाब बेबाक करने के चक्कर में है। 100% यही चक्कर है। मैंने पुरजोर अंदाज में उसकी तायद की। रात को उसके भेजे हुए चारों बदमाशों ने मुंह की खाई है। अब इस मलऊन की किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने मेरे लगाए हुए इल्जाम की तरदीद नहीं की। असद की आवाज में नरमी उतर आई। उसने राजन की तरफ से पिछले रात के वाक़े पर मुआज़रत की है। इसका कहना था कि राजन से मेरे बारे में अंदाजे की गलती हुई है। हम दोनों की दिलेरी ने उसे बहुत मुतासर किया है। अब वो हमसे दोस्ताना फिजा में मिलना चाहता है। उसने यकीन दिलाया है कि इस बार हमारे साथ
कोई नागवार वाकया पेश नहीं आएगा। तुम्हारे अंदाज से जाहिर हो रहा है कि तुम उससे मिलने का फैसला कर चुके हो। मैंने कदर तुरुश लहजे में शुबा जाहिर किया। दोस्ती या दुश्मनी, मेरे लिए इन दो में से किसी एक रास्ते का इंतखाब नागुज़ीर हो चुका है, उसने जवाब दिया। उसकी नज़रों में आ जाने के बाद अब गैर जानिबदार रहना नामुमकिन हो चुका है। राजन के कासिद से बात करते हुए यह नुक्ता मेरे जहन में पूरी तरह वाज़ेह हो चुका था। फिर भी मैंने उसे कोई वाज़ेह जवाब दिए बगैर लौटा दिया। मुझे ये जानकर इत्मीनान हुआ कि असद ने उससे कोई वादा नहीं किया था। अगर वो राजन के आदमी से कुछ वक्त ले चुका था तो इसके लिए यही काफ़ी था। असद को यह इल्म नहीं था कि इसके दफ्तर की फैक्स मशीन पर इसके तबादले का हुक्मनामा इसका मुंतज़िर था। दिन तलू होने के बाद उसके लिए सब कुछ तब्दील होने वाला था। इससे पहले कि उसे राजन को कोई जवाब देने की जरूरत पेश आती, वो बैंकॉक से कराची या लाहौर की तरफ परवाज कर चुका होता। तुमने इसे किस तरह गुलू खलासी हासिल की? सब कुछ समझते हुए भी मैं अपने तजस्सुस पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो सका। मेरे कान में असद की हंसी की हल्की सी आवाज़ गूंजी। फिर वो बोला, ज़माना ख़राब है, जो दबता है उसे बेरहमी से दबा दिया जाता है। आंखें निकाल कर सीना जोरी करने वाले से हर एक डरता है। मैंने इसी असूल पर अमल किया और कामयाब रहा। उसका नर्म और मुफाहमाना रवैया देखते हुए मैंने जारहाना तेवर इख्तियार कर लिए। मैंने कहा कि मैं सोच कर जवाब दूंगा। मैंने इस बात पर खासी बरहमी जाहिर की कि वो नामुनासिब वक्त पर मेरे घर क्यों आया। असद ने मज़े ले लेकर वो तफसील सुनाई। मैंने पूछा, तुम्हारा आखिरी सवाल बहुत माकूल था, तुमको इसका क्या जवाब मिला? इसकी वजाहत सुनकर मैं अपनी चोटों का दर्द कुछ देर के लिए भूल गया। एक बेसाख्ता हंसी के साथ उसका जवाब आया, हमारे हाथों पिटने वालों का हशर बहुत बुरा हुआ। शायद उन्होंने मोती महल का रुख करने से पहले कहीं रुक कर अपने औसान दुरुस्त किए होंगे। कासिद का कहना था कि उनकी रिपोर्ट मिलते राजन ने उसे मेरी तरफ रवाना कर दिया। क्या वो चारों मोती महल के आदमी थे? मुझे ये सब जानने की जरूरत नहीं थी। मेरे लिए उसका यह एतराफ़ काफ़ी था कि रास्ते में हम पर हमला आवर होने वाले राजन के आदमी थे। वो कहाँ से आए, कहाँ गए, उन्होंने अपने आका को कैसे रिपोर्ट दी, ये सब बातें मेरे लिए गैर अहम हैं। मेरे ज़हन से बहुत बड़ा बोझ हट गया। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, मैंने तुम्हारा घर देखा हुआ है, लेकिन वहां पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन है। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। गनीमत है कि वो बला टल गई। इसकी पहली झलक देखकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे और मैंने कलमा पढ़ लिया था। मुझे यकीन था कि वो चारों आदमियों की नाकामी का बदला लेने के लिए पूरी तैयारी के साथ आया है और दरवाजा खुलती गोलियों की बाढ़ मेरा इस्तकबाल करेगी। असद के पहले और दूसरे फोन का दरमियानी वक्फा मेरे बहुत होलनाक और आसाब शिकन था। खौफ, तजब्जब और बेयकीनी के वो रूह फरसा लम्हात किसी डरावने ख्वाब की तरह आकर गुजर गए थे। असद इस बारे में ज्यादा बात करने के मूड में नहीं था, लेकिन मैं उससे बातों में लगा रहा। वो बेखबर था, मगर मुझे मालूम था कि वो बैंकॉक में ज्यादा देर का मेहमान नहीं था। इसकी रवानगी से पहले मुझे उससे ज्यादा अमूर के बारे में आगाही हासिल कर लेनी चाहिए थी। इस दौरान में कई बार मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं उसे एतमाद में लेकर तबादले की खबर से आगाह कर दूं, लेकिन जलाल से किया हुआ राजदारी का वादा हर बार मेरे होंठों का कुफल बन गया और कुछ देर बाद गुफ्तगू का वो सिलसिला खत्म हो गया। आज की रात आंखों ही आंखों में कट गई। असद से बात खत्म होती गजाला ने अपनी तरफ से ये कहना चाहा, लेकिन मैंने उसकी बात काट दी।